आशा रवि की ना सुनकर गुस्से में पूछने लगती है, क्या तुमने नेहा को गिराने का इंतजाम नहीं किया था? आखिर इस बार वह कैसे बच गई? रवि बताने लगता है कि कैसे ध्रुव और नेहा एक दूसरे के ऊपर आ गिरे थे। रवि अपने दांत पीसते हुए कहता है, जिस जगह तुम्हें होना चाहिए था वहाँ पर वो नेहा थी, और जिस जगह मुझे होना चाहिए था वहाँ पर ध्रुव था। रवि अपने हाथों के इशारे से आशा को बताने लगता है कि उन दोनों के बीच हवा तक जाने का फासला नहीं था। दरअसल रवि नेहा को रमन के लोकेशन का पता बताने के बाद नेहा का ही पीछा कर रहा था, पर जैसे ही उसे दूर से ध्रुव एक साइड में फ़ोन पर बात करते हुए दिखता है तो वह एक दीवार का सहारा लेकर छुप जाता है। इसके बाद रवि उसी दीवार से सटी विंडो की तरफ चला जाता है, जहां से अंदर का नज़ारा सारा दिख रहा था। उसने ध्रुव का नेहा को बचाने से लेकर कैसे ध्रुव नेहा को केयर कर रहा था वह सब देख रहा था, जिसे देखकर उसका तो खून उबल रहा था। अब तक उसके अंदर नेहा को पाने की चाहत बस बढ़ती ही जा रही थी। वह ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ध्रुव नेहा, जो वास्तव में किसी को भी अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट कर सकती थी, वह अपना जादू कहीं ध्रुव पर ना कर दे। रवि ये बात अच्छे से जानता था कि ध्रुव ने अपने इतने करीब आज तक उसने किसी भी लड़की को आने तक नहीं दिया था। आशा बस एक दोस्त होने के नाते उससे आसानी से बातों बातों के बहाने करीब आने की बस बचपन से कोशिश ही करती रह गई थी। रवि अपने मन में सोचता है, अगर एक बार उसने नेहा को अपना बना लिया तो ध्रुव उसके करीब कभी भी जाने की नहीं सोचेगा। रवि आगे कहता है, आशा, मुझे नेहा चाहिए, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता है। किसी भी हाल में मुझे उसे अपना बनाना है। इससे पहले वह ध्रुव को सेड्यूस करने में कामयाब हो जाए, वो मुझे अपने बिस्तर पर चाहिए। मैंने तुम्हारी अब तक हर एक डिमांड को माना है, अब तुम्हारी बारी है। नेहा को कैसे भी करके मेरे पास भेज दो, बाकी का मैं संभाल लूँगा। आशा कुछ कंफर्म करने के लिए पूछती है, तुम्हें याद है ना, ध्रुव इस कंपटीशन के ख़त्म होने के बाद कुछ दिनों के लिए विदेश जाने वाला है। उसके साथ रमन भी ज़रूर जाएगा। वही असली मौका होगा। उस वक्त तुम्हें अपना बनाने से रोकने वाला और कोई भी नहीं होगा। दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमन हैरानी से ध्रुव से पूछता है, क्या लगता है ध्रुव तुझे? क्या ये इत्तेफाक है? जिस पर ध्रुव कॉन्फिडेंटली कहता है, ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है। अगर मैं यहाँ तुझे ढूंढने के चक्कर में नहीं आता तो ज़रूर वो चूहिया अभी हॉस्पिटल के बेड पर अपनी टांगें तुड़वा कर बैठी होती। रमन हैरानी से पूछता है, चूहिया कहाँ? मुझे तो वहाँ कोई चूहिया नहीं दिखी थी। ध्रुव एक इंस्प्रिंग के साथ कहता है, वो चूहिया बस मेरे सामने ही आती है। खैर, अब चलना चाहिए, सेकंड कंपटीशन भी शुरू होने वाला है। ध्रुव इतना बताकर वहाँ से सबसे पहले ही निकल जाता है। रमन नेहा के हाथों में पेन ड्राइव देकर उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वह भी वहाँ से ध्रुव के पीछे पीछे ही चला जाता है। रमन तो बातों बातों में ध्रुव को ताना मारना ही भूल गया था, पर जैसे उसे याद आता है कि उसकी बहन सिंगिंग सेंसन बन गई है तो वह ध्रुव को चिढ़ाना कैसे ही बंद कर देता। नेहा के पास खड़ी पीहू पूछती है, नेहा, क्या तेरी ड्रेस तो खराब नहीं हुई है? जिस पर नेहा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना सिर ना में हिलाने लगती है। आखिर उसने खुद की ड्रेस को खराब होने से बचा लिया था, वो भी ध्रुव की वजह से। नेहा दोनों को थिएटर में चलने के लिए कहती है, क्योंकि डांसिंग के लिए कंपटीशन भी
अब शुरू ही होने वाला था। चलते चलते नेहा पीहू से पूछती है, क्या मैं कंपटीशन से पहले कुछ खा लूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जिस पर पीहू उसे भुक्कड़ बोलकर डांटने लगती है कि उसका डांस होने के बाद वह ज़रूर खाने के लिए साथ चलेगी। वैसे भी कंपटीशन ख़त्म तो शाम तक होना था, इसलिए बीच में ब्रेक टाइम दिया गया था ताकि स्टूडेंट कुछ ना कुछ खा सकें। थिएटर में पहुंचने पर नेहा सीधा बैकग्राउंड स्टेज पर चली जाती है, जहां पर ऑलरेडी कॉन्टेस्ट अपने अपने बारी आने का वेट कर रहे थे। वहीं रवि से बात करने के बाद आशा जजेज वाली अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट के साथ सभी जजेज भी पहुंच गए थे। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वेट नेहा की डांसिंग का करने लगे थे, पर इस बार नेहा की बारी सबसे लास्ट में कर दी गई थी ताकि नेहा के चांस आते आते स्टूडेंट भी बोर होने लगे और लास्ट तक उनकी सारी एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो जाए। ये आइडिया आशा का ही था। डांसिंग कमेटी के हेड होने के नाते वह ये फेरबदल आसानी से ही कर सकती थी। एंकर आते ही सभी स्टूडेंट में पहले एक्साइटमेंट भरा माहौल कर देती है। इसके बाद एक एक करके सभी कॉन्टेस्ट को लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर बुलाने लगती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआत के सभी परफॉर्मेंस को देखने के लिए स्टूडेंट में जोश था, पर बाद की परफॉर्मेंस एवरेज ही निकलती हैं, जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्टेज पर कम बल्कि अपने मोबाइल पर ज़्यादा होने लगा था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। अब आती है नेहा की बारी। नेहा जैसे ही स्टेज पर जाती है, पात उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पात की आवाज़ सुनकर बाकी अगल बगल के स्टूडेंट भी वापस जोश में आ जाते हैं। अब तक के स्टूडेंट्स बोर हो चुके थे। शुरुआत की परफॉर्मेंस तो वाकई में लाजवाब थी, पर लास्ट की परफॉर्मेंस बस नाम की ही अच्छी थी, क्योंकि कंपैरिजन के लिए शुरुआती कॉन्टेस्ट के बाद हाई कर दिया था। इसलिए जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम होता गया तो कई लोग तो अपने अपने फ़ोन में सेल्फी लेने में लगे थे। साथ ही आखिरी आते आते कॉन्टेस्ट की रैंकिंग भी कम की गई थी काफ़ी। नेहा सबसे पहले झुककर सबका अभिवादन करती है। इसके बाद नेहा अपने एक पैर को क्रॉस करके सामने से दूसरे पैर के साइड में रखती है और एक हाथ से एक चुटकी बजाकर म्यूजिक स्टार्ट कहती है। म्यूजिक की ट्यून स्टार्ट होते ही नेहा अपने दोनों पैरों से हिप हिप हॉप फुटवर्क करने लगती है। शर्मा गई मैं, हाय हाय घबरा गई, हाय हाय मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। नेहा के डांस मूव बिल्कुल वेस्टर्न थे, साथ ही उसके हिप हॉप और हाथों के मूवमेंट बेहद ही कमाल के लग रहे थे। नीचे बैठे स्टूडेंट तो इतना शानदार डांस देखकर बस शूटिंग और सीटियां ही मारे जा रहे थे। नेहा के डांस के दौरान उसके एक्सप्रेशन गजब ही ढा रहे थे। एक वेस्टर्न डांस के स्टाइलिस्ट मूव को नेहा बड़ी ही आसानी से कर ले रही थी, जैसे ये तो उसके बाएं हाथ का खेल हो। नेहा के डांस के साथ साथ स्टूडेंट भी अपनी अपनी जगह पर थिरक रहे थे। उनकी बॉडी तो अपने आप ही नेहा का डांस देखकर शेक कर रही थी। उसके वाइब्स से दमन भी खुद को मूव करने से रोक ही नहीं पाया था। वहीं उसके बगल में बैठा ध्रुव का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। ध्रुव की नज़र तो नेहा के बिंदास डांस और उसके केयर फ्री एक्सप्रेशन से एक सेकंड के लिए भी हट ही नहीं रही थी। ध्रुव को ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसके बूट अपने आप नेहा के मूव्स पर लेफ्ट राइट टैप कर रहे थे कि तभी सॉन्ग फास्ट म्यूजिक से अचानक स्लो म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाता है।
म्यूजिक के कन्वर्ट होते ही नेहा अपनी कमर में बंधी बेल्ट को खोल देती है, जिससे उसकी फ्लकी फ्रॉक अचानक से एक लॉन्ग स्कर्ट में बदल जाती है और घूमते घूमते नेहा पीठ के बल टर्न हो जाती है। नेहा झुककर अपनी दोनों सैंडल को उतारकर स्टेज के पीछे सरका देती है और गाना एकदम चेंज होता है। मनवा लागे ओ मनवा लागे, लागे रे सांवरे। नेहा ने इस गाने में सेमी क्लासिकल डांसिंग करके सबके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन ला दिए थे। नेहा ने क्लासिकल डांस के कई मूव्स इस गाने में डाल दिए थे। नेहा के वेस्टर्न डांस से सीधा क्लासिकल डांस का ट्रांजिशन बहुत ही बेहतरीन था। ये करना एक आम डांसर के लिए भी आसान नहीं होता। जिस डांसर ने कई डांस परफॉर्मेंस में पहले से डांस के सभी बारीकी पर पकड़ बनाई होती है, बस वही आसानी से ये दोनों अलग तरीके के डांस में महारत हासिल कर सकता था। नेहा का डांसिंग बाकियों से इस प्रकार भी बेहतर था क्योंकि नेहा ने ऑलमोस्ट इस गाने में पूरा स्टेज कर लिया था। उसके बालों के साथ उसकी आंखें भी डांस कर रही थीं। पीछे स्क्रीन में बड़ा बड़ा लाइव परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा था। हर किसी ने नोटिस कर लिया था कि नेहा के चेहरे के एक्सप्रेशन गाने की हर लाइन को बखूबी पकड़ रहे थे। इसी के साथ नेहा की स्कर्ट भी घूमने में उसका साथ दे रही थी। रमन की मॉम की चॉइस ही इतनी अच्छी। जब उन्हें पता चलता है कि नेहा सिंगिंग के बाद डांसिंग भी करेगी, तो उन्होंने ऐसी ड्रेस अपने शोरूम से मंगवाई थी जिसमें दो ट्रांजिशन कर सके। गोल गोल घूमकर डांस करने पर नेहा की ड्रेस की शाइनिंग अंधेरे में टिमटिमाते हुए तारों की तरह लग रहे थे। नेहा की डांस परफॉर्मेंस को आशा तो नफरत से बस देखे ही जा रही थी, तो वहीं ध्रुव नेहा के हर मूव्स को बहुत ही बारीकी से देखे जा रहा था। पहले वाले गाने में नेहा के डांस मूव, साथ ही उसके हाथ पैरों की मूवमेंट, और इस सॉफ्ट गाने में उसके हाथ पैरों की मूवमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये बताना बेहद मुश्किल होता कि नेहा दो डिफरेंट स्टाइल इतने आसानी से स्विच कर सकती थी। कोई ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया था, पर नेहा के परफॉर्मेंस को देखने पर ध्रुव के एक चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसे नेहा के इतने टैलेंट होने पर गर्व हो रहा था। साथ ही उसे अब उस दिन नेहा को सबके सामने डांटने पर खुद पर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ध्रुव अपने मन में सोचता है, अगर इसे टैलेंट नहीं कहते हैं तो आखिर किसे कहेंगे। इस कॉलेज में वाकई में एक टैलेंटेड लड़की आ चुकी है। तो वहीं रमन तो बार बार ये बस भूले ही जा रहा था कि वो एक जज है और उसका इतना एक्साइटेड होना सही नहीं लगेगा। पर रमन को तो उसकी बहन की परफॉर्मेंस में खड़े होकर उसके लिए चेयर करने का मन कर रहा था। जैसे तैसे वो खुद को बस रोके हुए था, क्योंकि बार बार ध्रुव का एक हाथ रमन के थाई पर पड़ रहा था उसे कंट्रोल रखने के लिए। नेहा ने दोनों गानों को आधा आधा ही मिक्स करवाया था, क्योंकि हर पार्टिसिपेट को बस 5 मिनट तक ही डांस परफॉर्मेंस अपने मनपसंद के डांस पर करने के लिए दिए गए थे। सबने एक ही डांस परफॉर्मेंस में डांस किया था। एक लड़के ने शुरुआत में माइकल जैक्सन के गाने पर डांस किया था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सीटियाँ और तालियां बजी थीं। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट नेहा के परफॉर्मेंस के बाद सुनाई दी थी। ऐसा नहीं था कि बाकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी, पर नेहा की परफॉर्मेंस के आगे अब बस फीकी फीकी सी लग रही थी। नेहा ने अपने डांस में हर चीज़ पर ध्यान दिया था। एक प्रोफेशनल डांसर की तरह नेहा ने अपना परफॉर्मेंस ख़त्म किया था। सभी स्टूडेंट नेहा नेहा का बस नाम चिल्लाने लगते हैं।
साथ ही उसे वंस मोर कहकर दोबारा डांस करने के लिए कहते हैं। तालियों की शोर में ध्रुव के साथ साथ रमन और बाकी के 2 जजेस ने भी नेहा के परफॉर्मेंस के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। नेहा एक कोरियोग्राफर की तरह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुकी थी। नेहा की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी थी और वो जल्दी से झुककर सबको थैंक्स करने लगती है। एंकर सबको नेहा के लिए लाइव वोटिंग करने के लिए कह देती है, जिसके बाद नेहा के इस बार की काउंटिंग बुलेट ट्रेन की रफ्तार में बढ़ती जाती है। इतना शानदार डांस देखने के बाद बस रेत में एक सुई बराबर लोगों ने नेहा को वोट नहीं दिया था, जिसमें से एक नेहा के लिए मीरा थी। बाकी सब ने नेहा को फुल स्कोर ही दिए थे। यहाँ तक कि इस बार नेहा की क्लास के सभी स्टूडेंट ने अपनी सीआर को फुल स्कोर दिए थे। ध्रुव की नज़र तो अभी भी नेहा के चमकते हुए चेहरे से हट ही नहीं रही थी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थी। साथ ही उसका चेहरा इतना लगातार डांस करने के बाद एकदम गुलाबी लाल हो चुका था। साफ साफ ये बताया जा सकता था कि नेहा ने कितना लगातार डांस किया होगा। अब समय आ चुका था इंट्रा कॉलेज कंपटीशन के डांसिंग सेक्शन के विनर को अनाउंसमेंट करने का। एंकर स्टेज पर आशा को बुलाती है। आशा इस बार चाह कर भी नेहा के बारे में बुरा भला नहीं कह सकती थी, क्योंकि पूरा क्राउड तो उसे दोबारा परफॉर्मेंस करने के लिए चीयर कर रहा था। वह अपनी इमेज सबके सामने खराब नहीं कर सकती थी, इसलिए स्क्रीन पर सभी जजेस की स्कोर देखने लगती हैं। आशा को जिस बात का डर होता है, होता भी वही है। नेहा की रैंकिंग टॉप पर थी। उसके जस्ट बाद एक लड़के की रैंकिंग थी, जिसने माइकल जैक्सन के गाने पर डांस किया था। बाकी स्टूडेंट की तो रैंकिंग चार्ट से काफ़ी दूर थे। आशा ने नेहा को इस बार 5 स्कोर दिया, तो वहीं सभी जजेस ने फुल स्कोर दिया। एंकर काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, इस बार हमारे कॉलेज की डांसिंग दिव्या हैं मिस नेहा वर्मा। सभी स्टूडेंट खड़े होकर नेहा के लिए चीयर करने लगते हैं, तो वहीं आशा एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर के गुस्से को दबाकर नेहा को डांसिंग ट्रॉफी दे देती है। नेहा के चेहरे की प्यारी सी स्माइल आशा को चुप रही थी। अवार्ड देकर आशा स्टेज से जाने को होती है, पर ध्रुव उसका नाम लेकर वहीं पर रुकने के लिए कह देता है। अचानक स्टूडेंट की तालियां भी धीरे धीरे से कम होने लगती हैं। ध्रुव के अचानक सबके सामने रोकने पर आशा वहीं स्टेज पर रुक जाती है। ध्रुव के हाव भाव से बताना मुश्किल था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। ध्रुव आशा से सपाट तरीके से सवाल पूछता है, आशा, तुम्हारे हिसाब से कौन विनर होना चाहिए था? आशा हैरान होकर ध्रुव को देखती है, फिर बड़े ही प्यार से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहती है, ध्रुव, वैसे तो सभी कॉन्टेस्ट को मैंने ही चुना था, इसलिए सभी विनर बनने के लिए सही थे। ध्रुव आशा को बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, एग्जाम्पल एवरीवन योर हो, एटलीस्ट इन कॉन्टेस्ट को पता तो चलना चाहिए कि अगर इनके मार्क्स कम आए हैं तो इनकी गलती कहाँ है। तभी सभी स्टूडेंट का ध्यान आशा के हर एक कॉन्टेस्ट को दिए मार्क्स पर जाता है। आशा ने ऑलमोस्ट सबको 9 या 10 मार्क्स दिए थे, पर नेहा को 5। पहले ये हर कोई नोटिस नहीं कर पाया था, क्योंकि सबसे ऊपर ध्रुव के दिए मार्क्स की देखकर स्टूडेंट किस कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा ये पता लगा सकते थे। नीचे बैठा पार्थ अपने अगल बगल के दोस्तों से कहता है, ये आशा खुद नेहा के डांस के आगे पानी कम चाय है, पर इसको सबसे कम स्कोर दे रही है।
सभी स्टूडेंट में भी इसी बात को लेकर बस खुसुर फुसुर स्टार्ट हो गई थी कि तभी रमन भी अपना पॉइंट रखता है। अगर नेहा ने ऑडिशन नहीं दिया था तो उसका नाम तुमने अपनी कमेटी में क्यों लिखा था? क्योंकि ये काम तो डांसिंग हेड का होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम किसी दूसरे के कहने पर कॉन्टेस्ट तो ऐड नहीं करती होगी, और अगर तुमने ही नेहा का नाम लिखा था तो आज उसकी उसकी परफॉर्मेंस के बाद उसको इतना कम स्कोर क्यों दिया? आशा पूरे कॉलेज के सामने इस तरीके के सवालों से एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव सबके सामने डायरेक्ट ये सवाल पूछ लेगा। आखिर वो क्या ही जवाब दे सकती थी। वो एक नज़र नेहा की तरफ देखती है, जो कंफ्यूज होकर कभी ध्रुव और रमन को देखती तो कभी उसी की तरफ देख रही थी। आशा अपनी बात रखती है, मैंने हर चीज़ को जज करके स्कोर। ध्रुव खड़े होकर स्टेज की तरफ ही आने लगता है। आशा ध्रुव को अपने और आते देख अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी। ध्रुव आशा, जो बिल्कुल नेहा के बगल में खड़ी थी, उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि जजिंग फेयर होना चाहिए थी। शायद तुम मेरी बात ठीक तरीके से समझी नहीं थी। कोई भी जज पर्सनल रीजन की वजह से मार्क्स नहीं दे सकता था। मुझे अभी जवाब दो। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव कहता है, इसका और इसका। फिर नेहा की तरफ इशारा करते हुए, दोनों के मार्क्स में बहुत अंतर है। सभी जजेस के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, पर तुमने एक तो फुल दिए पर एक को हाफ। एक्सप्लेन। आशा चिढ़ के कारण कह देती है, क्योंकि नेहा को जिताना फेयर नहीं होता। इस लड़की ने कोई भी ऑडिशन नहीं दिया था। हमारे कॉलेज के नियम भी होते हैं, और मैं किसी स्टूडेंट के साथ गलत कैसे होने देती? ध्रुव कहता है, माना तुम्हें सिंगिंग का ABC नहीं पता, इसलिए तुमने उसमें 0 मार्क्स दे दिए होंगे, पर डांसिंग में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एज ए डांसिंग कमेटी हेड इतने मार्क्स भी काटने चाहिए थे। नेहा के सेकेंड हाईएस्ट कॉन्टेस्ट से बस 5 मार्क्स से ही ज़्यादा आए थे। अगर आशा इस बार भी नेहा को 0 मार्क्स दे देती तो ज़रूर ही उसमें ट्राई हो जाता। ध्रुव एक तिरछी मुस्कान के साथ स्टूडेंट को डायरेक्शन में टर्न हो जाता है और अपने एटीट्यूड के साथ पूछता है, आप लोगों को क्या लगता है, कौन सा स्टूडेंट है जो हमारे कॉलेज को इंट्रा लेवल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करवा सकता है? सभी स्टूडेंट के क्राउड में बस नेहा का ही नाम सुनाई दे रहा था। ध्रुव आगे कहता है, क्या नेहा के लाइव परफॉर्मेंस में 2 बार परफॉर्मेंस यानी 2 बार सिंगिंग और 2 गानों पर डांस करना उसके ऑडिशन को लाइव नहीं दिखाता है? ध्रुव का टोन साफ तौर पर आशा के ही लिए था, जो सभी स्टूडेंट के साथ साथ आशा को भी समझ में आ रहा था। आशा के दिल में नेहा के लिए नफरत अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पूरे कॉलेज के सामने आज ध्रुव ने आशा के ऊपर सवाल उठाया था। साथ ही उसे अब एम्बैरेसमेंट भी फील होने लगी थी। ध्रुव डांसिंग कमेटी की वाइस हेड की तरफ देखकर कहता है, अगली बार से हर एक कैंडिडेट के साथ फेयर होना चाहिए। वाइस हेड थोड़ा कंफ्यूज होकर ध्रुव की तरफ देखती है। आखिर ध्रुव उसे क्यों कह रहा था, जबकि आशा हेड थी? ध्रुव अपने ऑर्डर देने वाले टोन में कहता है, आशा हेड की पोजीशन से हटाई जाती है। अब डांसिंग कमेटी के हेड आप ही होंगे। दरअसल सही मायने में उसी वाइस हेड को हेड बनाना चाहिए था। एक तो डांस में आशा से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी, ऊपर से आशा से एक क्लास सीनियर भी थी।
पर आशा ने खुद को ही कॉलेज में आते डांसिंग हेड बना रखा था। आशा के फैमिली पावर के सामने कॉलेज का डीन कुछ नहीं करता। बेचारी आशा के सीनियर क्या ही कहती। वह शुक्रगुजार होकर ध्रुव की तरफ देखती है। आज तक उन्होंने भी सुना था कि ध्रुव अपने सामने कभी गलत नहीं होने देना चाहे उसका परिवार क्यों ना हो। पर आज सबने देख भी लिया। ध्रुव की बात सुनकर पार्थ तालियां बजाने लगता है, जिससे चिढ़कर आशा अपना पैर पटककर वहां से तेजी से चली जाती है। ध्रुव क्राउड को देखकर कहता है, आपको मौका बेशक किस्मत से मिल सकता है, पर आपको जीत हमेशा आपके हुनर से ही मिलती है। ध्रुव की बात पर सभी स्टूडेंट खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही कई स्टूडेंट शर्मिंदा भी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने नेहा के टैलेंट को बिना देखे उल्टे सीधे ऑनलाइन कमेंट भी किए थे। इसके बाद ध्रुव वहां से चले जाता है। साथ ही कॉलेज के स्टूडेंट भी कंपटीशन ख़त्म होने के बाद अपने अपने घर जाने लगते हैं कि कुछ देर बाद नेहा और पीहू परेशान हो चुके थे, क्योंकि नेहा की दोनों ट्रॉफी को बाद हनी और बनी बस अपनी सेल्फियाँ खिंचवाने पर लगे हुए थे। नेहा को तो दोबारा उन्होंने ट्रॉफी पकड़ने तक नहीं दी थी। रमन नेहा के ग्रुप के पास आ जाता है। वो बेहद ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बहन का टैलेंट देखकर तो ध्रुव भी एकदम हैरान हो चुका था। और जिन लोगों ने एक रात में उसके लिए बुरे भले कमेंट्स किए थे, वो अपनी बात पर खुद ही पछता रहे थे। रमन नेहा को बताता है कि वह एक हफ्ते के लिए ध्रुव के साथ सिंगापुर जा रहा है। आने के बाद नेहा को एक बड़ी पार्टी देगा जीत की खुशी में। अभी हमें निकलना होगा, ऑफिस का काम निपटा के रात की फ्लाइट में सिंगापुर जाना है। तुम तब तक कॉलेज से बाहर अकेले मत घूमना। रमन नेहा की सेफ्टी के लिए उसे अकेले बाहर जाने से मना कर देता है। रमन के जाने के बाद नेहा से पार्टी देने की डिमांड करता है, पर पार्थ अपनी बात में ये भी कह देता है कि तुम अकेले थोड़ी जा रही हो, हम सब साथ ही चलेंगे। पार्थ नेहा को उन सबको पार्टी देने के लिए मनाने लगता है, जिस पर लास्ट में तंग आकर नेहा चलने के लिए हाँ कह ही देती है। नेहा पार्थ से कहती है, हम किसी बड़े होटल में नहीं जाएंगे, बाकी जहाँ कहोगे मैं पार्टी दे दूँगी। पार्थ नेहा को कंजूस बोलता है, पर बाद में नेहा की वजह से नॉर्मल रेस्टोरेंट में चलने के लिए तैयार भी हो जाता है। पार्थ को कुछ याद आता है तो तुरंत हनी को एक कैब कॉलेज के बैक गेट में बुक करने के लिए बुला लेता है कि तभी अचानक बनी कहने लगता है, बॉस हम आपकी कार में क्यों नहीं जा। पार्थ बनी के मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि उसे अपनी आज़ादी से साथ जाना पसंद है। हम सब लोग कैब से जाएंगे, तुम चारों चलो, मैं कुछ देर में वहीं गेट पर मिलूँगा। बनी कुछ कहना चाह रहा था, पर पार्थ उसे नेहा और पीहू के साथ जाने के लिए कह देता है। पार्थ जल्दी से अपने रूम में पहुंचता है तो उसे ध्रुव और रमन अपना लगेज लिए हाउस से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। पार्थ जल्दी से ध्रुव को गले लगाकर ऑल द बेस्ट बोलता है और भाई मैं आपको एक हफ्ते बहुत मिस करूँगा कह के मक्खन लगाने लगता है। ध्रुव जानता था कि पार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी सीक्रेट गार्ड उसे हर समय प्रोटेक्ट करते रहे, पर ध्रुव इस मामले में अपने दादाजी का सपोर्ट कर देता था। सिंघानिया फैमिली के रिवल की पूरे देश में कमी नहीं थी। ध्रुव पार्थ को घूर के देखकर कहता है, पूरे कॉलेज में कहीं भी घूमो, पर कॉलेज के बाहर अकेले निकलने की कोशिश मत करना। उसकी बात कंप्लीट करते हुए रमन भी कहता है,
मेरे क्यूटी पाई की कोई भी कॉलेज में परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना। पार्थ रमन को कहता है, नेहा मेरी दोस्त है, आपको मुझे ये बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पार्थ अपने परिवार और दोस्तों के लिए जान दे भी सकता था। ध्रुव उसके सीने में एक घूंसा मारकर वहाँ से चला जाता है। पार्थ अपने आप से कहता है, ये ध्रुव भाई कब अपना पंचिंग मैन को कैटेगरी से मुझको रिहा करेंगे। कॉलेज के बैक गेट पर एक कैब पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रही थी कि तभी एक मास्क और एक कैप लगाकर पार्थ आता है। नेहा पास से कहती है, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो तुम्हें अपना चेहरा ढकना पड़ रहा है। इतना कहकर नेहा हंसने लगती है। हनी कुछ कहने वाला था पर पार्थ उसे इशारे से मना कर देता है और नेहा को अपने सेलिब्रिटी के ऊपर एक अमीर परिवार के वारिस होने की बात नहीं बताता। पार्थ नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती में कोई भी उसे अमीर औलाद का टैग दे। वो एक नॉर्मल लोगों की तरह अपनी कॉलेज लाइफ जीना चाहता था। कैब में पांचों एडजस्ट होकर दिल्ली के कई फेमस खाने की वैरायटी खाने के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज से करीब 1 घंटा दूर एक रेस्टोरेंट में नेहा उन सबको पेट भर के ट्रीट दे देती है। हनी और बनी का घर पास में ही था, इसलिए वो दोनों उन तीनों को अगले दिन कॉलेज में मिलने का बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। नेहा एक कैब करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है, जिसकी बैटरी बस ख़त्म होने ही वाली थी। नेहा पीहू से पूछती है तो उसका फ़ोन तो रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले ही डाउन हो चुका था। दोनों पार्थ की तरफ देखते हैं तो पार्थ अपने हाथ खड़े करके इनोसेंटली कहता है, मेरा फ़ोन मेरे रूम में होना ज़रूरी था, वरना मैं बाहर नहीं निकल सकता था। इससे पहले नेहा अपनी बची हुई बैटरी का इस्तेमाल करके कैब ऑर्डर करती। पार्थ कहने लगता है, ट्रीट में एक आइसक्रीम तो रह ही गई, चलो पहले एक आइसक्रीम खिलाओ, फिर तुम्हारी विन कंप्लीट होगी। नेहा देखती है ऑलरेडी काफ़ी रात होने वाली थी, पर पार्थ बच्चों की तरह आइसक्रीम ट्रीट मांग रहा था। नेहा कहती है, आगे रास्ते में अगर हमें आइसक्रीम पार्लर मिल गया तब हम खाएंगे, वरना कल कॉलेज में खा लेना। इसके बाद तीनों रात में पैदल ही रोड के किनारे बातें करते करते चलने लगते हैं। नेहा तो थक गई थी, पर पार्थ बस आगे आइसक्रीम ज़रूर होगी ये कहकर पीहू और नेहा को रास्ते में पैदल चलाने लगता है। काफ़ी आगे निकलने के बाद पीहू तो रोड के एक किनारे लगे बेंच में बैठ जाती है। नेहा और पार्थ थोड़ा आगे चलते हैं कि उन्हें आगे एक आइसक्रीम वाले का छोटा सा कार्ट जाते हुए दिखता है। नेहा एक गहरी सांस लेके उस तरफ जाने लगती है कि अचानक एक हैवी लोडेड ट्रक फुल स्पीड में नेहा की तरफ आ जाती है। नेहा इससे पहले कुछ समझती उसे पार तेजी से रोड के किनारे कर देता है। ट्रक की रफ्तार इस कदर थी कि दोनों का एक साथ संभल पाना बेहद ही मुश्किल था। आमतौर पर ये एक जानलेवा अटैक था। पार्थ नेहा को तो साइड कर देता है, पर खुद जोर की टक्कर लगने की वजह से सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सिर से बहुत तेजी से खून बहने लगा था, साथ वह तुरंत बेहोश भी हो चुका था। कुछ दूर बेंच पे बैठी पीहू ये देखकर एकदम भागकर पार्थ की तरफ आ जाती है। नेहा भी थोड़ा सा लड़खड़ा के पार्थ जहाँ गिरा था उस तरफ आ जाती है। सड़क पर इतना सारा खून देखकर दोनों परेशान हो जाती हैं। पीहू झट से अपना स्कार्फ पार्थ के सिर पर बांधने लगती है। नेहा को ध्रुव का ख्याल आता है और जैसे ही अपना फ़ोन निकालकर ध्रुव का नंबर डायल करती है, एक रिंग जाने के बाद
फ़ोन अचानक ही बंद हो जाता है। नेहा अपना फ़ोन चेक करती तो उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। तीनों रात में अकेले पड़ गए थे। नेहा और पीहू को तो ये रास्ता भी नहीं पता था, साथ ही सड़क पर कोई और गाड़ियां भी नहीं चल रही थी। कुछ कार थीं पर बिना रुके वो तेज़ी से निकलती ही जा रही थी। नेहा खड़ी होकर कोई गाड़ी रोकने के लिए जैसे ही सड़क के बीच में आती है, सामने से एक कार उसी की तरफ आने लगती है। नेहा को जब लगता है कि ये कार वाला शायद अपनी कार नहीं रोकेगा, तो रोड के एक किनारे लगकर जाने लगती है। पर वो कार वाले ने अपनी स्पीड और तेज कर ली थी। नेहा के डायरेक्शन की तरफ उसकी कार फुल स्पीड में नेहा की तरफ आ जाती है। पीहू की एक चीख नेहा सुनकर सड़क पर गूंज जाती है। एक तेज तर्रार रफ्तार कार के टकराने की आवाज़ उस खाली सड़क पर साफ साफ सुनाई देने लगती है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या नेहा का भी एक्सीडेंट हो चुका है? और आखिर किसने किया होगा पार्थ और नेहा पर अटैक? यह जानने के लिए आप लोग मेरे साथ इसी तरह पर बने रहें और देखते रहिए नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आग और इश्क। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह कहानी को लाती रहूं। आज के लिए इतना ही, बाकी का